इसके पहले जो है कई ठो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सवाल जो है हल किया जा चुका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो वीडियो है ये 2024 में जो है जो भी प्रश्न आया है उस पर आधारित है। और ज्यादातर प्रश्न को हमने इसमें लिखा हुआ है। बाकी आप लोग भी 7 सेट होता है, 7 सेट को ध्यान से पढ़िए। उसमें अगर कोई प्रश्न छूटा है तो उसको आप लोग भेजिए, उसको बताया जाएगा। सभी प्रश्न लगभग हमने लिख लिया है। और 2023, 2025 का भी प्रश्न पढ़िए, उसको भी देखते रहिए। अगर कोई प्रश्न उसमें ऐसा है जो कि जटिल है, बताया जाएगा, लेकिन अगर छूट जाता है तो उसको पूछिए। जैसे इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं इसको। किसी सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो है 3 अंक में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जो विद्युत वाहक बल होता है और टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल को E से लिखते हैं, टर्मिनल विभवांतर को V से लिखते हैं, इसमें अंतर पूछा है। बहुत ही सरल अंतर है। इसका हमें परिभाषा लिख देना है, परिभाषा लिख देना है। और इसका भी हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख करके बकायदे जो है ग्रुप में सेंड कर देंगे, या जिसको आवश्यकता होगा वो टेलीग्राम पर। बहुत से ऐसे इसमें प्रश्न हैं, बहुत से ऐसे इसमें प्रश्न है, वो थ्योरेटिकल हैं, तो उसको यहाँ पर लिख करके बताना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, उसको हम बचा सकते हैं समय। लिख करके हम भेज देंगे और बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर हमने ये बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई प्रतिरोध है और इसमें हमने मान लीजिए सेल जोड़ दिया है, उसके बगल में आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये बाह्य प्रतिरोध R है, ये विद्युत वाहक बल इसका E, आंतरिक प्रतिरोध R है। तो इससे धारा जब निकलेगा I तो यहाँ पर प्रवाहित होगा। तो इसका परिभाषा ये था, E बराबर W अपान जो है Q था, E बराबर W अपान Q था। तो Q को एकांक मान लिया गया था। तो बोला यह गया था कि एकांक आवेश को सेल सहित, ये सेल है, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश जब इसको 1 मान लेंगे तो ये जो है कार्य है या ऊर्जा है, इसको बोल सकते हैं कार्य या ऊर्जा। बताया गया है परिभाषा इसका कि इसको जब हम 1 मान लेंगे तो बताएंगे एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये तो हो गया विद्युत वाहक बल का परिभाषा। डिफरेंस में यही लिखना है। अब उसके बाद हम समझते हैं टर्मिनल विभवांतर। इसका भी परिभाषा बताया गया है कि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच, कोई परिपथ है, उसके 2 बिंदुओं के बीच सेल को छोड़ करके किसी 2 बिंदु के बीच आवेश को प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को, क्योंकि V बराबर होता है W अपान Q। तो यहां भी बोल सकते हैं कि एकांक आवेश को किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। या इसका जो परिभाषा लिखवाया गया होगा वही लिख सकते हैं। दोनों का परिभाषा देकर के आप लिख सकते हैं। अब इसमें सवाल भी ऐड किया हुआ है। सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है इसमें? कह रहा है 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल। इसमें हम फिर से बता देना, इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, हो जाएगा। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल मतलब E बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट। और उसके बाद 3.9 के बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से लिखते हैं 3.9 ओम। परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R का मान हमें बताना है। तो फार्मूला होता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि निकालना क्या है आंतरिक प्रतिरोध। एक हमने फार्मूला पढ़ा है कि I बराबर होता है V बटे में R, I बराबर होता है V बटे में R, या ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला हमने पढ़ा है I बराबर होता है V बटे में R। इससे फार्मूला हम बना सकते हैं। देखिए I बराबर होता है V, लेकिन यहाँ पर है E, तो E लिखेंगे बटे में R। एक तो नहीं है, 2 तो है, मतलब कि एक बाह्य प्रतिरोध एक आंतरिक प्रतिरोध। और फिगर में बताया गया है दोनों होते हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में है तो इसका R प्लस R लिखा जाएगा। ये फार्मूला बताया गया है। I बराबर, देखिए कुछ नहीं है, I बराबर होता है V बटे में R। यहाँ पर V की जगह पर रखेंगे E, R के जगह पर दोनों जोड़ करके रखेंगे। ये फार्मूला होता है, पहले बताया जा चुका है। तो यहां पर E का मान रख लेंगे, E का मान रखेंगे 2, कैपिटल R का मान रखेंगे 3.9 और
तो निकालना हमें स्मॉल आर निकालना है, तो इसको हम इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर भी भेज सकते हैं। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई अगर ई बराबर निकालेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा, मतलब आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो इसका इधर गुणा कर सकते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा, यहां पर जो है 2 रखेंगे और आई के जगह पर, इसके बाद ये लिखा जा रहा है आई के जगह पर रखेंगे 0.5, कैपिटल आर के जगह पर 3.9 प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। प्रश्न हमने नोट कर लिया है, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा प्रश्न आपको मिल जाएगा, उसके बाद हल आप बाद में देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, या तो इसको नीचे भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2/0.5 बराबर हो जाएगा 3.9 प्लस आर। हल करने का अपना अपना तरीका है, इसको हमने नीचे भेज दिया, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो 20/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.9 प्लस आर, ये काटेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 3.9 प्लस आर। अब इसके बाद इसको उधर भेज देंगे तो घट जाएगा 0.1 आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 0.1 मीटर। तो करना क्या है, प्रश्न है उसका पहले दिया हुआ जो मैटर है उसको लिख लेंगे, फार्मूला आई बराबर V/R से E/R, आर स्मॉल आर दोनों कर देंगे, और उसके बाद उसमें हम रख करके हल कर सकते हैं। अपना अपना तरीका होता है, जिसको लिखना है आप वीडियो स्टॉप करके, क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो आप वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेकर जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। इसके लिए अलग कॉपी बनाइए। देखिए यहां से एक प्रश्न को जो है यहां पर, यहां ये अभी हटा देते हैं इसको, तो जगह मिल जाएगा। यहां पर क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में उनके भुजाओं के प्रतिरोधों के भी संबंध स्थापित कीजिए। इसमें करना क्या है, आप इसका फिगर बनाएंगे, इस प्रश्न का 3 अंक में आया है, इसका फिगर बनाएंगे, कुछ लिखना नहीं है, इसका परिचय, इसके संरचना के बारे में कदापि नहीं लिखना है, इसका परिचय और संरचना के बारे में नहीं लिखना है, परिचय और संरचना के बारे में नहीं लिखना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, P/Q R/S का निगमन करना है, P/Q R/S का निगमन करना है। यही कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों के भी संबंध स्थापित कीजिए। तो यही अनुपात होता है, यही हमें प्रूव करना है। तो करना क्या है, इसमें फिगर बनाना है, उसका व्हीटस्टोन सेतु का फिगर बनाने के बाद उसमें आप डायरेक्ट किरचॉफ के नियम से, उसमें प्रोसेस है, किरचॉफ के नियम से ये हल कर देंगे, आ जाएगा। तो इस प्रश्न को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें आप लोग मिस्टेक ये ना करिएगा कि परिचय लिखिए, संरचना लिखिए, उसमें वो लेंदी हो जाएगा। 3 अंक का प्रश्न है, तो करना यह है कि आप केवल इसका फिगर बनाएंगे और उसका ये फार्मूला निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जब स्विच एस खुला हो। ये स्विच एस है, कह रहा है जब ये खुला हो और ये जब बंद हो। तो यहां पर जब ये खुला होगा, देखिए ध्यान से इसमें, तो यहां पर जब ये स्विच एस खुला होगा, मतलब इसमें जुड़ा नहीं होगा, तो यहां पर ऐसे करंट पास करेगा। तो हमें क्या निकालना है, जब धारा निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे जब स्विच एस खुला हो। जब खुला होगा तो यहां पर फार्मूला हम लगाएंगे कि जब स्विच एस खुला होगा तो इसमें जो प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध दोनों जुड़ जाएंगे। स्विच एस खुला होगा तो करंट ऐसे पास करेगा, दोनों का प्रतिरोध जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में है, मतलब 10 + 3 हो जाएगा, और 10 + 30 हो जाएगा 40 ओम।
और आई निकालना है तो आई बराबर होता है V बटे में R। तो V कितना है, V कितना है 20 है और R कितना है 40 है, 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ये तब के लिए है जब स्विच S खुला है। अब दूसरा, जब स्विच S बंद है, तो जब स्विच S बंद है तो इसका यहां ये मतलब है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। स्विच S बंद ये है, इसका मतलब कि ये काम नहीं करेगा, 30 ओम काम नहीं करेगा, करंट इसमें पास नहीं होगा, मतलब ये काम नहीं करेगा, इसका ये मतलब है। तो जब काम नहीं करेगा तो धारा केवल 10 ओम में जाएगा, 10 ओम में जाएगा। तब आई बराबर हम लगा देंगे V बटे में R, V रखेंगे 20, R रखेंगे 10, यहां से ये कट जाएगा, यहां पर 2 एम्पियर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि स्विच का यहां खेल है, जब खुला होगा दोनों में करंट पास करेगा, जब खुला होगा दोनों में करंट पास करेगा, और जब स्विच S बंद होगा तो एक जो है उसमें दूसरा जो प्रतिरोध है वो काम नहीं करेगा। तो आप इसको प्रश्न पेपर में देखकर लिख सकते हैं या यहां से नोट करके इसका हल यहां से देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको हल करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है, ये फिगर दिया हुआ है, ऐसा जो है हमें प्रश्न नहीं मिला, कह रहा है A और B के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर विभवांतर का V बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है, V बराबर ये हम मान लेते हैं ये E1 है, ये प्रतिरोध है, तो R1 प्रतिरोध है, R2 यह है, R3 यह है E1 और यह है E2 और ये है E3। तो V बराबर हो जाएगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, E3 बटे में R3, 1 बटे R1 1 बटे R2। किताब में ये डायरेक्ट इसका फार्मूला दिया हुआ है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जब ऐसा फिगर रहेगा कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और तीनों प्रतिरोध जो है उसमें तेल लगा हुआ है, तो इसका कोई तरीका नहीं है, आप इसको जो है डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो यहां पर मान रख देंगे, E1 की जगह पर 3 बटे 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 1 बटे 1, और इसके नीचे हो जाएगा 1 बटे 1 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1, ये तो पूरा 1 हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 1 बटे 1 बटे 1, सब 1 1 1 हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6 बटे 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 वोल्ट। यहां पर ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, इस फिगर के लिए ये फार्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। ये भी पेपर में आया हुआ है, 2 नंबर में ये प्रश्न हुआ, इसका ये हल हुआ। जिसको भी लिखना है आप रोक करके लिख सकते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए। गुणात्मक व्याख्या का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, उसके बारे में गुणात्मक व्याख्या। तो इसको हम लिख करके भेजेंगे, अभी इसमें थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको यह क्लास में डिस्कस करना ठीक है पर टाइम टेकिंग है, तो उसको हम लिख करके भेज देंगे, क्लियर समझ आएगा। आगे इसमें देखते हैं, दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए।
परिपथ में धारा का अधिकतम मान क्या होगा। तो कह रहा है इसमें कि ये बताइए कि भाई धारा का अधिकतम मान इसमें क्या हमें मिल सकता है, और परिपथ का जो है पहले धारा पूछा है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पर हमें निकालना है परिपथ में धारा। परिपथ में धारा तो I बराबर होता है, यहां पर क्या करेंगे, I बराबर होता है V बटे में R। ये समझने के लिए बता रहे हैं। अब V की जगह पर यहाँ पर कौन कौन है, 3 ठो विद्युत वाहक बल है, E E E, और श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है, समांतर क्रम में एक ही लिखा जाता है, हो जाएगा E प्लस E प्लस E बटे में यहाँ पर नीचे होता है E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये होता है। लेकिन कैपिटल R तो एक बार है, स्मॉल r 3 बार है, यहां पर ये हो जाएगा। तो ये समझ में आया, क्योंकि I बराबर हमने पढ़ा है होता है E बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये फार्मूला होता है। E की जगह पर 3 ठो वोल्टेज लिख देंगे, मतलब 3 ठो है इसमें, E 3 जोड़ देंगे, और R भी 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 3E बटे में R प्लस 3R, ये हो जाएगा परिपथ में प्रवाहित धारा। अब कह रहा है अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान। तो धारा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, अब इसमें हम ध्यान देते हैं। धारा का मैक्सिमम मान जो है, धारा का अधिकतम मान क्या होगा इसमें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई R तो 0 नहीं होगा, या तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई R जो है कम से कम हो। इसमें हम देखते हैं, इसमें छूट गया था कुछ जरूरी काम से। तो इसमें जो है धारा का अधिकतम मान क्या है, धारा का अधिकतम मान क्या होगा, ये तो धारा हो गया। देखिए धारा के अधिकतम मान के लिए जो कैपिटल R है इसको हम 0 रखते हैं, मतलब ये कि I का मान अधिकतम कब हुआ, इसमें से किसी को हम अगर नगण्य मान लें तो R को तो नगण्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। बाहर का जो प्रतिरोध है इसको हम कम से कम लगा सकते हैं, जितना कम से कम लगेगा उतना यहाँ करंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है करंट के, तो इसको तो हटा नहीं सकते हैं, इसको हम नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का मतलब लगभग 0, लगभग 0। तो I बराबर हो जाएगा 3E बटे में 3R, यहां से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा E बटे में R। तो ये I जो है मैक्सिमम धारा मिल जाएगा, I मैक्स। ऐसा ही एनसीईआरटी में भी प्रश्न है, ग्रुप में हम भेज देंगे। सभी प्रश्न को देखिए, जब पढ़ाई में हम लोग समय देंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। एनसीईआरटी प्रश्न का जो है हल भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसमें कुछ जरूरी सवाल है, जो छोटा मोटा प्रश्न है उसको देखिए। एनसीईआरटी प्रश्न का हल ये आपको कंप्लीट कोर्स में कुमार मित्तल में एनसीईआरटी का अलग से हल होता है, उसमें मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें अगला सवाल क्या कह रहा है इसमें कि एक सेल से, इसको हम हटा देते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें क्या है कि कह रहा है सेल और बैटरी में मुख्य अंतर क्या है, मतलब सेल और बैटरी में अंतर बताना है। पेपर में आया हुआ प्रश्न है 5 अंक में। कह रहा है किन दशाओं में संयोजन उपयोगी होता है, मतलब ये श्रेणी क्रम कब उपयोगी होता है, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। ये भी थ्योरेटिकल है, इसको भी हम लिख करके दे देंगे, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। जो भी 2025-23 सब का अलग कॉपी बना लीजिए, उसमें रिवीजन में काम आएगा। ये प्रश्न का जो है आपको लिखित दिया जाएगा। और इसमें देखते हैं, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है इसमें कि एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध धारा प्रवाहित, बैटरी से 4 ओम में धारा प्रवाहित की जाती है।
उसी बैटरी से मतलब फिर हटा करके 4 ओम 9 ओम में धारा प्रवाहित किया जाता है। पहले क्या किया, 4 में फिर 9 में। कह रहा है तब बैटरी पर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब बैटरी का हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, जबकि दोनों तारों में धारा का मान समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करता है। मतलब समय समान दिया जा रहा है और जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो भी समान उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हल जो है, प्रश्न में बोला है कि दोनों ही स्थिति में समान ऊष्मा उत्पन्न होता है, प्रत्येक स्थिति में। यहां पर तो हम लिख लेंगे ऊष्मा अगर समान उत्पन्न होता है तो H1 बराबर हम H2 लिख सकते हैं, ऊष्मा को हम यही लिखते हीट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है I²R × T। भाई फार्मूला में पढ़ाया गया होगा, जो W का फार्मूला होता है वही H का फार्मूला होता है। क्या होता है, VIT, ये कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा, I²R × T, और एक होता है V²/R × T, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे I²R में T बराबर ये हो जाएगा, ये भी I²R में T, लेकिन ये I1 क्योंकि करंट अलग होगा, ये R1 क्योंकि, और टाइम वही रहेगा क्योंकि बोला है समान समय। यहां हो जाएगा I2 और ये R2 और ये T टाइम समान रहेगा, तो टाइम से टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा I²R1, इतना हो जाएगा। और यहां पर हमें रखना क्या है, रखना यह है कि सबसे पहली बात I बराबर होता है यहां पर E बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है, ये हमने पढ़ा है। ये तब यूज में होता है जब आंतरिक प्रतिरोध का बात करता है। देखिए इसमें आंतरिक प्रतिरोध पूछा भी है, इस प्रश्न में आंतरिक प्रतिरोध पूछा भी है, तो इसका मतलब यही फार्मूला लगेगा धारा का। I बराबर, देखिए ये फार्मूला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, I बराबर होता है V बटे में R, ठीक है। लेकिन यहाँ V नहीं, V की जगह पर लिखा जाता है E, और यहाँ जो R है, R तो रहबे करेगा, एक आंतरिक प्रतिरोध आ जाता है तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर रखेंगे I1 की जगह पर, I1 की जगह पर हो जाएगा E1 और बटे में हो जाएगा R1 और प्लस स्मॉल r। देखिए जो एक ही सेल है तो उसमें ये विद्युत वाहक बल अलग अलग नहीं होगा, एक ही सेल है तो विद्युत वाहक बल उसका सेम होगा और आंतरिक प्रतिरोध भी सेम होगा, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध फिक्स होता है, अंदर फिक्स होता है, और ये भी फिक्स होता है, इसको E1 E2 लिखने से कोई मतलब नहीं। इसकी जगह पर लिखेंगे E बटे में R2 प्लस स्मॉल r, इसका होल स्क्वायर है और गुणे में R2। अब क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा E² बटे में R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा E² बटे में R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा R1 ब्रैकेट में R2 प्लस R का होल स्क्वायर बराबर इधर होगा R2, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या है कि अब इसमें मान रखना है, इतना आ चुका है, R1 का मान कितना रखेंगे 4 ओम, R2 का मान कितना रखेंगे इसमें, R2 का मान 9 प्लस जो है R को निकालना है, R2 कितना रखेंगे 9, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस R1 है 4, इतना हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, R आ जाएगा। कैसे हल करेंगे देखते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 9 गुणे R, यही होता है फार्मूला इसका। 9 ऐसे रहेगा और इसमें 4 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 4 गुणे R, इतना हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 81 और प्लस R स्क्वायर और 9 गुना 18 R हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको आप लोग हल करिएगा और आंसर इसका R बराबर 6 ओम आएगा, इसका उत्तर 6 ओम आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें गुणा करके 75 करके इसका आप गुणनखंड कर लीजिएगा। कक्षा 12 में है, इतना तो हो ही जाना चाहिए। जिसको लिखना है आप इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, पेपर में आया हुआ प्रश्न है।
अब देखेंगे इसको। अब जो भी प्रश्न बाकी है 2025 का पेपर आप लोग पढ़िए, 2025 का 7 सेट पढ़िए, जो प्रश्न बाकी है उसको आप लोग फिर से पूछ सकते हैं।